नमो तस्स भगवतो। सो हमारे मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत ढेर सारी बातें रखा है और बाद के वक्ताओं के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत होती है कि बहुत ढेर सारी बातें रख दी जाती हैं, तो खुद को बचाना पड़ता है कि अपने आप को बचाना पड़ता है कि तमाम चीज़ें रिपीट ना हो। बट मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में रिपीट ना हो। और गंगाधर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब मेरा टाइम समाप्त हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा, एक मोटे तौर पे मुझे बता दीजिए कितना समय है हमारे पास। अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को, जो आज का टॉपिक है राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को देखने की कोशिश करें, तो हमेशा जब किसी भी विचारक को देखा जाता है या पढ़ा जाता है, हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफी जब पढ़ाते हैं या कोई पॉलिसी पढ़ाते हैं, सो एक मेथड होता है पढ़ाने का जिसको कहा जाता है सोशल कॉन्टेक्स्ट मेथड। किसी के शब्द जो होते हैं, जो ओरिजिनली शब्द होते हैं, वो एक्चुअल मीनिंग शब्दों की वैसी ही मीनिंग नहीं होती है। मीन्स एक ही गानों का एग्जाम्पल मैं क्लासरूम में दिया करता था बच्चों को इंटरटेनमेंट के लिए कि एक ही गाने जो है शादी में बजाया जाएगा उसका मीनिंग अलग हो जाएगी, और वही गाना मजार में बजता है तो उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। सूफी गानों का बहुत बेहतरीन उपयोग हुआ। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी व्यक्ति को, किसी महापुरुष के विचारों को, उसके आइडिया को, वो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, इसे समझने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी पब्लिक लाइफ को शुरू करते हैं, सो मोस्टली अराउंड लाइक 1910-12 के आसपास वो कोलंबिया भेजे जाते हैं। उस समय दो रियासतें दक्षिण भारत की, एक तो बड़ौदा रियासत और दूसरी कोल्हापुर रियासत और तीसरी मैसूर रियासत। इन तीन रियासतों ने, तीन राजाओं ने कुछ रेडिकल स्टेप्स लेना शुरू किए थे। वो स्टेप अक्सर लोग एक सवाल ये कहते हैं कि उस तरह का, जिस तरह के बड़े विचारक दक्षिण भारत से निकल के आए, उस तरह से विचारक उत्तर भारत से क्यों नहीं निकल। ये एक अक्सर लोग टीच करने के लिए, हम लोगों को चिढ़ाने के लिए ये सवाल जब हमारे साथी लोग तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग मिलते हैं तो इस तरह के सवाल करते हैं। सो एक उसका एक्सप्लेनेशन ये था कि उस समय जो है जो साउथ बेल्ट था, उधर की कुछ रियासतें फंडिंग कर रही थी ब्राइट स्टूडेंट्स को फॉरेन स्टडी के लिए, जिसमें उनका एग्रीमेंट होता था कि आप आएंगे और हमारे यहाँ काम करेंगे। उस स्कीम के तहत बाबा साहब अम्बेडकर को साउदी बड़ौदा रियासत सयाजीराव महाराज गायकवाड़ ने, उन्होंने स्कॉलरशिप दिया कोलंबिया जाने के लिए, और वो कोलंबिया गए। वहाँ उन्होंने 2-3 सब्जेक्ट में मास्टर्स कंप्लीट किया, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और उस समय पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट हुआ करता था। ओरिजिनली वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के स्टूडेंट होते थे और बाद में पॉलिटिकल इकोनॉमी से ही मूल सब्जेक्ट आज के 100 साल पहले वो हुआ करता था, और उससे निकल के 2-3 विषय बन गए। सोशियोलॉजी अलग हो गई, पॉलिटिकल साइंस अलग हो गया। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट की हिस्ट्री बताई जाती होगी तो ऐसे। सो बाबा साहब अम्बेडकर ने वहाँ से पढ़ाई किया और फिर वो उसी पैसे में, जो बचा हुआ पैसा था, उसी से वो आ गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नया कॉलेज बना था लंदन में, 1911 के आसपास मुझे लगता है बना था, और ये उसके शुरुआती दिनों के स्टूडेंट थे। पहले शुरुआत के बैचों के ही बाबा साहब अम्बेडकर स्टूडेंट थे, और उन्होंने
कोलंबिया से ऑलरेडी मास्टर्स कर लिया था, लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दोबारा आए और वहाँ उन्होंने एमएससी फाइनेंस में, पब्लिक फाइनेंस, एमएससी आई थिंक या पब्लिक फाइनेंस में अपना एमएससी कंप्लीट किया और फिर डीएससी के लिए इनरोल हुए। बट उन्हीं दौरान सादीराव महाराज गायकवाड़ का लेटर आया उनके दीवान का कि आप वापस आके सर्व करिए हमारे यहाँ। बट जब वो अपना मास्टर्स कोर्स 1917 के आसपास इनरोल हुए, सो उन्हें एक लेटर मिला और वो लेटर था साहू जी महाराज का। और साहू जी महाराज ने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि लंदन आने के पहले जैसे अमेरिका में बाबा साहब अम्बेडकर का कोई पब्लिक इंगेजमेंट नहीं दिखाई देता है। जैसे अमेरिका में गदर पार्टी बनी थी भारत की, जो भारत की आज़ादी के लिए लाला हरदयाल वगैरह ये सभी लोग काम कर रहे थे वहाँ से, यूएस से, लेकिन उस तरह का कोई इंगेजमेंट नहीं था उनका अमेरिका में। बट लंदन में जब वो आए पढ़ने के लिए तो उनको साहू जी महाराज का लेटर मिला और लेटर में साहू जी महाराज ने कहा कि आप जो है भारत में संवैधानिक सुधार होने वाले हैं जो 1919 में हुए, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। उसमें उन्होंने बताया कि ये कमेटी रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होने वाले हैं और आप यू हैव टू अपीयर बिफोर द कमेटी। तो छोटी छोटी अलग अलग कमेटीज थी, जिसमें एक कमेटी थी वो थी साउथ ब्रो कमेटी। एक साउथ ब्रो नाम से वहाँ लेजिस्लेचर हुआ करते थे पार्लियामेंट्री, साउथ ब्रो कमेटी। उसका काम था कि जो वोटिंग राइट्स और रिप्रेजेंटेशन, कैसे अलग अलग समूहों का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो, उसको लेकर उनका काम था और साउथ ब्रो कमेटी को वो चीज देखना था। और उन दिनों दो घटनाएं ग्लोबली और भी तेजी से हो रही थी। उसमें एक घटना ये थी कि उस समय वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे 1911 के आसपास। और जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो आदमियों को, अमेरिका और यूरोप से आदमी वार में चले गए और उसके पहले महिलाएं डोमेस्टिक वर्क में एंगेज थी, पब्लिक काम नहीं करती थी। बट वार शुरू होने की वजह से ऐसा हुआ कि जो है फैक्ट्रियों में वर्कर्स की कमी पड़ गई और चूंकि फैक्ट्रियों में वर्कर्स की कमी पड़ी तो ऐसे में महिलाओं को फैक्ट्रियों में काम दिया जाना शुरू हुआ। सो 1912-13 के आसपास पब्लिक पार्टिसिपेशन वीमेन का वर्क फोर्स में बढ़ा और जब वर्क फोर्स में वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा तो उनके पास इकोनॉमिक सैलरी आना शुरू हुई, तमाम चीज़ें आना शुरू हुई। और वैसे में वीमेन मूवमेंट में वोटिंग राइट्स की डिमांड शुरू हुई। अगर जो लोग डेमोक्रेसी के हिस्ट्री को पढ़े होंगे, सो डेमोक्रेसी जिस तरह इवॉल्व हुई है उसमें महिलाओं को, स्लेव्स को या जो प्रॉपर्टी ओन नहीं करते थे उनको वोटिंग का राइट नहीं होता था। इवन ब्रिटेन में भी नहीं होता था। एशियन टाइम में जब डेमोक्रेसी थी, एशियन ग्रीक में, सो वहाँ जो है वीमेन, स्लेव और वो वोटिंग राइट या कोई पब्लिक पोजीशन होल्ड करने का राइट्स नहीं था। वो परंपरा बहुत लंबे समय तक जारी थी। लेकिन तो लंदन में 1890 के आसपास के बाद जो है एक बड़ी संख्या में मूवमेंट शुरू हुआ। उसमें जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूँ रॉयल हॉलवे, उसका बड़ा योगदान था क्योंकि वो 1851 में पहली बार बना था और 1951 तक एक्सक्लूसिवली वीमेन का कॉलेज हुआ करता था। सो अर्ली सफरेज मूवमेंट जो ब्रिटेन में चलाया, उसमें जो है
उसमें वहाँ की महिलाओं ने चलाया और ढेर सारी महिलाएं, जैसे फॉर एग्जांपल इमरे डेविसन थी, वो पब्लिक अटेंशन गेन करने के लिए राजा के घोड़े के सामने कूद गई थी और उनकी मौत हो गई थी। सो ताकि एक लार्जर पब्लिक शॉक लगे। सो इस तरह के मूवमेंट उस समय चल रहे थे। उसमें उस पूरे कोहर्ट में एक इंडियन महिला थी जिनका नाम एक्चुअली भुला दिया गया। उनका नाम था मिथुन जमशेदजी टाटा। वो टाटा जो ग्रुप है उसके खानदान से थी और वो अम्बेडकर की कलीग थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोनों कोर्सेज वो साथ ही करती थी। इकोनॉमिक्स में भी उनके मास्टर्स की कलीग थी और बैरिस्टर का भी कोर्स वो साथ ही करती थी। सो मिथुन जमशेदजी टाटा वो वीमेन सफरेज के लिए बहुत प्रो एक्टिव थी और जब हम उसको देखते हैं, हालांकि बाद में जब वो यहाँ आई इंडिया में, सो इंडिया में भी उन्होंने वर्क किया, लेकिन तो चूंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं इंगेज हुई, प्रॉपर लॉ की कोर्स उसमें नहीं इंगेज हुई, जिस वजह से उन पर कोई काम नहीं हुआ। मैं मीन्स सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट इस पर पीएचडी कर सकता है मिथुन जमशेदजी टाटा पर, उनके कंट्रीब्यूशन इन सफरेज मूवमेंट। किसी स्टूडेंट को आप लोग करा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा इंडियन एकेडमिया में। सो हम ये देख सकते हैं कि बाबा साहब के बारे में जब ये कहा जाता है कि उनको किन किन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया, सो मेरी एक समझ ये है कि उनकी जो कलीग थी, उनकी जो सहपाठी मिथुन जमशेदजी टाटा, उन्होंने एक बड़ा इम्पैक्ट बाबा साहब अम्बेडकर के लाइफ पर डाला और उसको हम थ्रू आउट उनके लाइफ में देखते हैं। और वो थ्रू आउट लाइफ मीन्स जितनी बार भी वो इंगेज हुए, मीन्स 1917 में साउथग्रो कमेटी के बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुए भारत में, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में उन्होंने अपना योगदान जरूर दिया, चाहे वो सपोर्ट करके दिया, चाहे अपोज करके दिया, क्रिटिसाइज करके दिया। मीन्स योगदान हर तरीके का होता है, चाहे आप उसका विरोध करिए, चाहे अपोज करिए, सभी जगह आप उनका ओपिनियन जरूर पाएंगे। सो साउथग्रो कमेटी को जब उन्होंने मेमोरेंडम दिया, सो उसमें दो चीजें उन्होंने एम्फेसाइज किया। एक तो इनिशियल डेज में जब ब्रिटेन में लोग इतना स्ट्रगल कर रहे थे कि वीमेन को राइट मिलना चाहिए, वोटिंग राइट, उस समय उन्होंने ये इनकॉर्पोरेट किया साउथग्रो कमेटी के अपने मेमोरेंडम में दैट वीमेन शुड बी गिवन सफरेज। और उस समय उन्होंने कहा कि क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया थे वोटिंग राइट के, प्रॉपर्टी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उन्होंने कहा कि इसको रिड्यूस किया जाना चाहिए, लेकिन तो 1926 आते आते उन्होंने एकदम मीन्स रेडिकल टर्न लिया बाबा साहब अम्बेडकर। और वो रेडिकल टर्न इस सेंस में है कि उन्होंने फिर कहा कि नहीं, वोटिंग राइट तो एडल्ट सफरेज के बेसिस पर होना चाहिए। 21 साल की उम्र में जो भी अटेंड कर ले, वो चाहे किसी रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सभी को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। एक तो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ये है जिसे आप बाबा साहब अम्बेडकर के नेशन बिल्डिंग में उस योगदान को देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो विभिन्न वंचित समुदायों को वोटिंग राइट मिला, वो बिना किसी स्ट्रगल के मिला। मीन्स पब्लिक ने कोई स्ट्रगल नहीं किया, जबकि दुनिया के और देशों में जब आप देखेंगे तो वो वोटिंग राइट बहुत स्ट्रगल करके जनता को मिला है। खुद ब्रिटेन में राजा को घेर लिया था लोगों ने, तब जाके राजा ने धीरे धीरे सरेंडर करना शुरू किया कि आपको राइट्स मिलेंगे। वो हमारे यहाँ हमारे जो महापुरुष थे। हालांकि इसमें ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि 1927 में 27 के आसपास आई थिंक मोतीलाल नेहरू की कमेटी में नेहरू कमेटी बनी थी, उसने भी इस चीज़ को इंश्योर किया कि मीन्स वोटिंग राइट हमारे देश में जब भी हम आज़ाद होंगे या वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पर ही होगा।